तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कपास यानी कॉटन से धागा बनाने का काम करती है। एंड ये दोस्तों अब अपना आईपीओ 29 जून से लेके आ रही है। एंड वैसे अभी देखा जाए तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में तो आपको कुछ ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगा नहीं, बट फिर भी हम लोग दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा। सब कुछ दोस्तों हम लोग इस वीडियो में इन डेप्थ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह इस बार भी दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों वैसे अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी कॉटन से धागा बनाने का काम करती है, यानी कॉटन यार्न ये कंपनी बनाने का काम करती है, जिसका यूज आपको डेनिम, शर्टिंग, होम टेक्सटाइल, टॉवेल्स या फिर किचन वेयर में दोस्तों देखने को मिल जाता है। एंड इन सब के अलावा दोस्तों इसका यूज आपको इंडस्ट्रियल फैब्रिक के रूप में भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात कर ले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो दोस्तों कंपनी के 82% के आसपास रेवेन्यू जो है वो कॉटन यार्न से देखने को मिलता है, जबकि 18% के आसपास जो रेवेन्यू है दोस्तों वो कॉटन सीड या फिर वेस्ट कॉटन से भी देखने को मिल जाता है, यानी जो भी कॉटन का कचरा बचता है एंड जो भी जो कपास का दोस्तों बीज होता है उसको भी ये कंपनी दोबारा से मार्केट में सेल करके उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। मतलब दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है जो धागा बनाने का काम करती है। वहीं अगर बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ कंपनी के रेवेन्यू में जहां आपको 21% CAGR से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, वहीं कंपनी के प्रॉफिट में लगभग आपको 365% के आसपास CAGR से ग्रोथ देखने को दोस्तों मिल रहा है। एंड इस ग्रोथ को दोस्तों देखते हुए काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या ये जो ग्रोथ है वो दोस्तों ऑर्गेनिक है या फिर इनऑर्गेनिक है। तो दोस्तों उसका जवाब आप सीधा यहीं पे देख सकते हैं। जी हाँ, जहाँ ये कंपनी पहले 2023 में 1% से भी कम मार्जिन पे काम कर रही है, वहीं ये कंपनी अभी फिलहाल 7% के मार्जिन पे काम कर रही है। यानी यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। एंड इसके प्रॉफिट मार्जिन में इतना अच्छा इंक्रीज के पीछे दोस्तों आपको मेनली 3 रीजन देखने को मिल जाएगा। पहला कि अब ये कंपनी पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो चुकी है, जिसके वजह से जो कंपनी का दोस्तों पावर कॉस्ट था वो काफ़ी कम हो चुका है। यानी टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग इंडस्ट्री में दोस्तों रॉ मटेरियल के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो बिजली यानी पावर कॉस्ट का ही दोस्तों होता है। एंड ये कंपनी लगभग अब 80% के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो चुकी है, जिसके वजह से ये कंपनी जो भी पहले बिजली बिल पे करती थी वो बिल अब कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये कंपनी 1 मेगावाट का सोलर रूफटॉप, 4 मेगावाट का दोस्तों ग्राउंड सोलर एंड 2.7 मेगावाट का दोस्तों विंड पावर प्लांट लगा रखी है। एंड इसीलिए दोस्तों अब कंपनी सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी है, जिसके वजह से कंपनी का जो बिजली का बिल है दोस्तों वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर जहाँ पहले दोस्तों ये कंपनी कॉटन वेस्ट को फेंक देती थी, जो कॉटन सीड्स होता था उसको भी दोस्तों फेंक देती थी, बट ये कंपनी जो अब कॉटन वेस्ट बचता है, जो कॉटन सीड्स बचता है, उसको ये कंपनी दोबारा से दोस्तों मार्केट में सेल कर देती है, जिसके वजह से ये कंपनी लगभग इन सेगमेंट में 18% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। एंड वहीं तीसरे नंबर पे दोस्तों ये कंपनी अब अपने आप को हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर चुकी है। यानी जहां ये कंपनी दोस्तों पहले लो मार्जिन प्रोडक्ट वाला सामान बनाती थी, वहीं अब इस कंपनी का फोकस दोस्तों हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे देखने को मिलता है। एंड इसीलिए फिलहाल दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में तो आपको स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट कंपनी के प्रॉफिट एंड कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में दोस्तों आपको स्टेलर ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। यानी यहाँ जो कंपनी का दोस्तों ग्रोथ है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक ग्रोथ है। बट फंडामेंटल के तुलना में दोस्तों अगर बात कर ले वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि फिलहाल ये कंपनी 6 के अर्निंग पे लगभग अपना आईपीओ 22 के पी पे लेके आ रही है, जो कि दोस्तों उतना हम इसको हाई भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आप इसके पीर को देख ही सकते हैं। फिलहाल पीर भी उतना ही वैल्यूएशन पे या फिर उससे ज़्यादा ही वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों 6 के अर्निंग पे 22 के पी पे अगर ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो ना ही इसको हम ज़्यादा हाई बोलेंगे, ना ही दोस्तों हम इसको ज़्यादा लो बोलेंगे। मतलब देखा जाए तो ये कंपनी अपना वैल्यूएशन दोस्तों एवरेज रखी हुई है। हालांकि कंपनी के वैल्यूएशन में दोस्तों थोड़ा सा और छूट मिलता तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा माना जाता, बट फिर भी इस वैल्यूएशन पे दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि दोस्तों डिसेंट माना जाएगा। वहीं इन सब के अलावा अगर बात कर ले दोस्तों इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 29 से 1 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 125 रुपये से लेकर 136 रुपये पर से रखा गया है।
बात कर ले इस आईपीओ के टोटल साइज के बारे में, तो दोस्तों इसका साइज 170 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू रहेगा। एंड ये इस आईपीओ के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी कंपनी फंड रेज करेगी उस पैसे का यूज ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए एंड कुछ पैसे का यूज दोस्तों एक नई कंपनी को एक्वायर करने के लिए किया जाएगा। यानी इस आईपीओ के पैसे से ये कंपनी फाल्कन यार्न कंपनी को एक्वायर करेगी, जिसके बाद कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी दोस्तों इवन आपको डबल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिलहाल कंपनी का अभी स्पिनिंग कैपेसिटी 7700 मेट्रिक टन पर ईयर आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि वहीं इस एक्विजिशन के बाद इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको 17,500 मेट्रिक टन पर ईयर देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए दोस्तों ये फ्रेश इशू इस कंपनी के लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 110 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,960 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात कर ले दोस्तों इस आईपीओ में कोटा के बारे में, तो अगर आप दोस्तों रिटेल कोटा से अप्लाई करते हैं तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% के आसपास कोटा दिया गया है। बाकी बचा जो कोटा रहेगा वो दोस्तों क्यूआईबी के लिए 50% के आसपास रखा जाएगा एंड एचएनआई के लिए दोस्तों 15% के आसपास रिजर्व रहने वाला है। सो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर दोस्तों एचएनआई कोटा में अप्लाई करने वाले हैं। वहीं फाइनली दोस्तों अब अगर बात कर लें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे अगर बात करें सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में तो आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। 3-4% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल भी रहा है, बट ये डिमांड दोस्तों कब खत्म हो जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें 3-5% के जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी दोस्तों एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो अगर आपको लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना भी है तो दोस्तों तीसरे दिन तक आपको इस आईपीओ में वेट करनी चाहिए। तीसरे दिन अगर इस आईपीओ को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिलता है, जीएमपी में अच्छा खासा 15% से ऊपर डिमांड देखने को मिलता है, तब आप जाकर दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए इवन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों तीसरे दिन भी इसके ग्रे मार्केट में 15% से नीचे डिमांड रहता है, तो बिल्कुल हमें इस आईपीओ को लिस्टिंग गेंस के लिए अवॉइड करनी चाहिए। जबकि वहीं अगर बात करें कि दोस्तों क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए सही रहने वाला है या फिर नहीं रहने वाला है, तो नो डाउट दोस्तों अगर आप कंपनी का फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी का फंडामेंटल आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से दोस्तों कंपनी आगे अगर ग्रो करती है तो कंपनी के फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ और देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस आईपीओ के पैसे से ये कंपनी एक नई कंपनी को एक्विजिशन करने वाली है, जिसके बाद से कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। एंड दोस्तों अगर ऐसा हो जाता है तो जी हाँ ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छा सा रिटर्न दे सकती है। बट फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो कंपनी तो प्रॉफिटेबल है, कंपनी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट ऑपरेशन से कंपनी का जो कैश फ्लो है अभी भी दोस्तों आपको निगेटिव में ही देखने को मिलेगा। यानी कंपनी तो पैसा कमा रही है बट कंपनी के अकाउंट में आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आपका व्यू इसमें लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए भी है तो फिलहाल अभी हमें वेट करनी चाहिए। लिस्टिंग के बाद अगर इसमें थोड़ा बहुत हमें और करेक्शन देखने को मिलता है तब वहाँ पे इसमें मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इन्वेस्ट करना एक काफ़ी अच्छा खासा डिसीजन माना जाएगा। इसलिए मैं भी अगर आपको अभी ये आईपीओ लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए सही लग भी रहा है तो हमें फिलहाल अभी दोस्तों वेट करनी चाहिए। इस आईपीओ का एक बार लिस्टिंग हो जाता है, प्राइस में अगर थोड़ा बहुत भी हमें करेक्शन देखने को मिल जाता है तब आप करेक्शन में इस आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में दोस्तों ऐड कर सकते हैं। बट वहीं अगर बात करें लिस्टिंग गेंस के बारे में तो फिलहाल दोस्तों आप ग्लोबल मार्केट को देख ही रहे हैं, चारों तरफ आपको एक तरफा गिरावट देखने को मिल रहा है। भले ही इंडियन मार्केट में उसका इम्पैक्ट आपको कम देखने को मिल रहा है, बट इंडियन मार्केट में भी दोस्तों थोड़ा बहुत गिरावट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए अगर जीएमपी में 3 से 5% के आसपास डिमांड रहता है तो दोस्तों इस जीएमपी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी दोस्तों पास्ट में जितना भी टेक्सटाइल सेक्टर का आईपीओ आया था सभी का लिस्टिंग आपको इवन नेगेटिव में ही देखने को मिला हुआ था। अगले साल ही दोस्तों बोरोना बीव्स का आईपीओ आया हुआ था जिसका लिस्टिंग तो ठीक ठाक हुआ था, बट दोस्तों लिस्टिंग के बाद उसमें हमें गिरावट देखने को मिला हुआ था। एंड अब जाके दोस्तों 1 साल बाद उसमें हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। तो सेम दोस्तों अगर तीसरे दिन तक इसके ग्रे मार्केट में इवन 10 से 15% के आसपास तक डिमांड रहता है तो छोटा मोटा आप इस आईपीओ में रिस्क ले सकते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए। बट दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए आपको जाना है तो आप वेट कीजिए। जैसे बोरोना भी उसमें इवन आपको गिरावट देखने को मिला हुआ था, सेम अगर इसमें भी गिरावट देखने को मिलता है एंड नीचे के लेवल पर एक अच्छा खासा एंट्री बनता है तब आप वहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड इस आईपीओ को दोस्तों मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ को लेकर। आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपने लगाने के बाद ही ले।
आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अभी ऑलरेडी CSM का IPO ओपन हो चुका है। आपने स्टिल अभी तक इसका फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इस वीडियो को टैप करके CSM टेक्नोलॉजी का भी फुल रिव्यू आप देख सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपको इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए।